ओपन पेज नंबर 10। इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई। जिस तरीके से हम इंसानों को या जानवरों को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से प्लांट्स को भी अच्छे से ग्रो करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जब किसान अपने खेतों में फसल बोता है तो फसलें जो हैं वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, वहाँ से वो पानी को भी एब्जॉर्ब करती हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि उस मिट्टी में या फिर उस खेत में एक्सेस अमाउंट में पानी रहता है, उसमें उतना ही पानी रहता है कि वो कुछ समय के लिए प्लांट जो है वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके बाद मिट्टी की नमी ख़त्म हो जाती है। इसलिए प्लांट्स को टाइम टू टाइम पानी चाहिए होता है, जिसको कि इरिगेशन बोलते हैं। यानी खेतों में प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो पानी डाला जाता है, प्लांट्स को पानी दिया जाता है, उसे इरिगेशन बोलते हैं। इरिगेशन जो है वो बड़ी मात्रा में जब फसलें उगाई जाती हैं तो उस सेंस में हम इरिगेशन टर्म को यूज़ करते हैं। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी कि इंडिया में इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं। इंडिया में मेनली जो है वो लेक्स, रिवर्स, डैम्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स और कैनल्स के थ्रू सिंचाई की जाती है। सिंचाई तो की जाती है, फिर इसके तरीके भी कई हैं। ऐसा नहीं है कि हम लेकर के पाइप से ऊपर से छिड़कने लग जा रहे हैं या फिर बाल्टी से ले कर के डाल रहे हैं। उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। कुछ जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसमें क्या आते हैं, The method are used by human labor or cattle for lifting water to the field. The water from the canals, wells or lakes is brought to the field for the purpose of irrigation. Some of these methods are mode, देखली, राहत, चेन पम्प। कुछ जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसमें क्या होता है, या तो इंसानों के द्वारा पानी लेके जाया जाता है, मतलब ह्यूमन लेबर्स के द्वारा, या फिर कैटल्स जो होते हैं यानी गाय हो गया, भैंस हो गई, बैल हो गया, इनके थ्रू खेत तक पानी ले जाया जाता है, कैरी किया जाता है। और इसके अलावा कैनल्स यानी नहर के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, झीलों के माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती है। मॉडर्न मेथड्स, जिस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसी तरीके से कुछ मॉडर्न तरीके भी हैं इरिगेशन करने के, जिसमें कि मेनली स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम आते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या किया जाता है, खेतों के बीच में ऐसा सिस्टम इन्वेंट किया जाता है, ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि बीच बीच में पाइप से फुहारे की तरह पानी आता है और वो घूमता रहता है, घूम करके वो दूर तक जो खेत फैली रहती है वहाँ पे उस सिंचाई कर देता है आसानी से। इनसे जो है वो थोड़ी पानी की बचत भी हो पाती है। ड्रिप सिंचाई जो होती है, ड्रिप सिस्टम, इसमें पाइप जो है वो पूरे खेत में दौड़ाया हुआ होता है, मतलब उसको कनेक्ट किया होता है पाइप को पूरे खेत में, और वहाँ पे पाइप में वहाँ होल रहती है जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, और पानी इस पाइप के थ्रू सिर्फ प्लांट्स की जड़ों में जाता है। इससे पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता और प्लांट्स को प्रॉपरली पानी मिल जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि वीड्स को हिंदी में खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार से बचाना। खरपतवार वो होते हैं जो कि हमारे जो मेन फसल जो होती है उसके साथ साथ वो खेत में उगाते हैं, जो कि अनवांटेड होते हैं, मतलब कि वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। इनको खेतों से साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ये खेत में हमारे फसलों के साथ उग जाते हैं तो ये हमारे मेन फसल की खाद पानी को, उसके न्यूट्रिएंट्स को ये खुद एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिससे कि जो हमारा मेन फसल होता है उसको वो कमज़ोर होने लगता है और उसे नुकसान होता है। कुछ कॉमन जो खरपतवार होते हैं वो है चौराई और बथुआ, जो कि हम नॉर्मली अपने खेतों में भी आसपास आप देख सकते हैं। Weeds can be removed by two of the following ways। जो वीड्स हैं वो इन दो मेथड से रिमूव किए जा सकते हैं। एक मेथड है मैकेनिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में ये जो वीड्स होते हैं इनको हाथ से साफ़ किया जाता है, यानी हाथ से उखाड़ा जाता है, और इनको हटाने के लिए हम खुरपी या फिर ट्रॉवेल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्लोइंग करके भी हम इन खरपतवार को साफ़ कर सकते हैं। और केमिकल मेथड के अंदर में हम पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का छिड़काव करते हैं, जिनसे कि ये जो वीड्स हैं वो उग ही नहीं पाते हैं।
कुछ कॉमन जो पेस्टिसाइड या वीडिसाइड्स हैं वो हैं 2,4-D और मेटाक्लोर। और क्योंकि ये बहुत ही जहरीले होते हैं, इसलिए फार्मर्स जब इनका इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ प्रिकॉशंस रखते हैं, यानी कि वो अपने मुंह को ढक के रखते हैं, अपने हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, जिससे कि वो इनको इफ़ेक्ट ना करें। हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, यानी फसलों की कटाई, फिर उनकी सफाई करना और फिर उन्हें विनोइंग यानी हवा के माध्यम से उन्हें साफ़ करना। हार्वेस्टिंग में जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो उनको हम कटाई करते हैं खेत से, जिसे कि हार्वेस्टिंग बोला जाता है। फिर थ्रेसिंग में क्या किया जाता है, वो पूरा प्लांट जो होता है, पूरी फसल कट के आई होती है, उसको पटक पटक करके साफ़ किया जाता है, जिससे कि अनाज के दाने अलग हो जाते हैं। अभी भी वो जो अनाज होता है वो पूरी तरीके से साफ़ नहीं होता है, उसमें अभी छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम खाने में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए फिर उनको विनोइंग के माध्यम से पूरी तरीके से साफ़ किया जाता है। स्टोरेज, फाइनली जब फसल जो तैयार हो जाती है वो साफ़ भी हो जाती है तो लास्ट स्टेज आता है उसको स्टोर करने का। फसलों को उगाना बड़ी मात्रा में वही बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि उनको प्रॉपर स्टोर करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि वो हमारे लिए फ्यूचर में यूज़फुल हो सके और हम उनका प्रॉपर यूज़ कर सकें। स्टोरेज के लिए बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, या फिर हम मैनुअली अपने घर में भी, आप लोगों ने गांव में अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो भंडार गृह बनाए जाते हैं, जिसमें कि अनाजों को स्टोर किया जाता है, ताकि वो भविष्य में यूज़ किए जा सकें, या फिर उनको भविष्य में जब कभी मार्केट में उन्हें बेचना हो, जब ज़रूरत हो पैसे की, तो उन्हें बेचा जा सके और वो सड़े और ख़राब ना हो। तो इस स्टेज में क्या किया जाता है, ग्रेन्स को साफ़ करने के बाद प्रॉपरली उनको स्टोर किया जाता है। जो बड़े बड़े कंटेनर्स में जब इन्हें स्टोर किया जाता है तो उन कंटेनर्स को पहले धूप में अच्छे से सुखाया जाता है, जिससे कि उनमें नमी ना हो। अगर नमी होगी तो क्या होगा, अनाज जो है वो सड़ने लगेगा। इसके अलावा जो मिलें होती हैं जहाँ पे अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, वहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि वहाँ किसी भी तरीके का लीकेज ना हो, नहीं तो बारिश के मौसम में वहाँ पे नमी आ सकती है, जिससे कि अनाज सड़ सकता है, या फिर अगर कहीं से स्पेस होगा तो वहाँ पे चूहे या फिर और कीड़े मकोड़े आकर के ग्रेन्स को नुकसान पहुँचा सकते हैं। फूड एंड एनिमल्स, जिस तरीके से प्लांट्स हमें खाने की चीज़ें देते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स भी हमें बहुत सारे खाने की चीज़ें प्रदान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दूध, अंडे, मीट और शहद। इसके अलावा दूध से जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब भी किन सोर्सेज से आते हैं, वो भी एनिमल्स के थ्रू हमें मिलते हैं। डेयरिंग, cattle rearing on a large scale for obtaining milk and milk product in large quantities are called dairying. Buffaloes and cows are the major sources of milk in our country. डेयरिंग का मतलब क्या है, जब कैटल्स को बड़ी मात्रा में उनका पालन करके उनसे दूध या फिर दूध के प्रोडक्ट ऑब्टेन किए जाते हैं, तो इन्हें डेयरिंग बोला जाता है। और डेयरिंग के सबसे बड़े सोर्सेज क्या हैं, वो है बफेलोज और काउस। पोल्ट्री, egg and meat are a great source of animal protein. Bird like chicken, hen, duck, etc. are reared at a commercial level in the poultry farms. पोल्ट्री के अंदर में ऐसे जानवर जो जैसे अंडे देने वाले मुर्गी और चूज़े और डक्स जो हैं, इनका बड़ी मात्रा में पालन करना, यानी कि कॉमर्शियल यूज़ के लिए। और इसके साथ साथ मीट देने वाले एनिमल्स को जब हम कॉमर्शियल यूज़ के लिए या फिर खाने के लिए इनका पालन करते हैं तो वो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं। फिशरीज़, फिश इज़ द स्टेपल फूड फॉर द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज़। जो कोस्टल यानी समुद्र तट पर जो लोग रहते हैं, उनका सबसे मुख्य भोजन जो है वो फ़िश होता है। बिसाइड्स बीइंग रिच इन प्रोटीन, दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। Pisciculture is the science which deals with large scale farming of fish. और फिशेज़ में ना सिर्फ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, बल्कि ये बड़ी मात्रा में विटामिन डी के भी सोर्स हैं। पीसीकल्चर के अंडर में मछलियों से संबंधित पढ़ाई या फिर मछली पालन से संबंधित
शिक्षा का ज्ञान लिया जाता है। एपीकल्चर, हनी इज सोर्स ऑफ शुगर्स एंड मिनरल्स। रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ कॉमर्शियल लेवल इज कॉल्ड एपीकल्चर। हनी जो है, हनी बड़ी मात्रा में सोर्स होता है शुगर का और मिनरल्स का, और हनी आता कहाँ से है, वो है मधुमक्खियों से। तो कॉमर्शियल यूज़ के लिए जब हम मधुमक्खी का पालन करते हैं तो वो एपीकल्चर कहलाता है। सो दिस वॉज द चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।